हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोरिंग फार्मेसी। और आज का हमारा टॉपिक है जनरल एनास्थेटिक। तो इस वीडियो में हम जनरल एनास्थेटिक पर टोटली डिस्कशन करेंगे। जितने भी टॉपिक है सारे कवर करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आपको मैं एक सिंपल वे में बताऊं क्या होता है जनरल एनास्थेटिक, तो जो पेशेंट रहता है उसका ऑपरेशन होता है, उससे पहले जो उसको बेहोशी के लिए जो दवा दी जाती है उसी को क्या बोलते हैं, हम जनरल एनास्थेटिक बोलते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशंस की बात की जाए तो द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, कॉन्शियसनेस एंड मूवमेंट, इट इज़ कॉल्ड जनरल एनास्थेटिक। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में बताते चले तो वह ड्रग जो प्रोड्यूस करती है रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। रिवर्सिबल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जब तक हमारी सर्जरी ना हो, इसलिए कुछ समय के लिए लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स यदि आपको यदि कांटा चुभाया जाए तो आपको जो फील करते हैं, जो सेंस होता है, उसी को बोलते हैं सेंसेशन। कॉन्शियसनेस मीन्स जो होशो हवास रहता है, एंड मूवमेंट मीन्स जो हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, वो क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये ड्रग क्या करती है, रिवर्सिबल कुछ समय के लिए लॉस कर देती है। लॉस ऑफ ऑल क्या लॉस कर देती है, सेंस का लॉस हो जाते हैं हमारे, कॉन्शियसनेस लॉस हो जाते हैं, मूवमेंट लॉस हो जाता है। तो यही होता है हमारा जनरल एनास्थेटिक की डेफिनेशन। और इसकी 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे, जो जनरल एनास्थेटिक्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। इसी से आपको पूरा जो हमारा GA है ये समझ आ जाएगा। तो कौन कौन से इसके कंपोनेंट है, एक होता है एनाल्जेसिया, एक होता है अमनेसिया, एक होता है इमोबाइलाइजेशन। ये आपको KD त्रिपाठी की बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। तो एनाल्जेसिया में क्या होता है, पेन किलर है। इसमें जो अपना जो दर्द होता है, पेन होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और जो दूसरा कंपोनेंट है अमनेसिया, इसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, आपकी जो मेमोरी होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरा है इमोबाइलाइजेशन, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ मूवमेंट। आपको ये तीनों कंपोनेंट एग्जाम में लिख कर आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी तो इसी को पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं जो हमारे एनेस्थेटिक्स है ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल। कभी आपको गठान हुई होगी और अगर आप डॉक्टर पास गए होंगे तो वो क्या करता है, अपने जो टूल्स रहते हैं उससे मिनी सर्जरी करता है। तो वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि गठान ठीक हो जाए। तो उससे पहले वो क्या लगाते हैं, एक क्रीम लगाते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, ताकि आपको उस स्पेसिफिक पार्ट पर दर्द ना हो। तो वही क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है। और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जो हमारा दूसरे नंबर का एनेस्थीसिया जनरल है। तो वो क्या होता है, पूरी बॉडी इसमें क्या हो जाती है, सुन्न हो जाती है। जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और जो इसके डॉक्टर होते हैं हमारे जनरल एनेस्थीसिया के, वो बहुत ही स्पेशल टाइप के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी जनरल एनेस्थीसिया की जो प्रोसेस होती है बहुत ही लंबी और रिस्की प्रोसेस होती है। इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और इसको कई स्टेजेस में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कितनी स्टेजेस में किया जाता है और क्या क्या इसकी स्टेजेस होती है। तो जनरल एनेस्थीसिया की मेनली 4 स्टेजेस होती है। इसमें से जो चौथी स्टेप है वो डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, क्योंकि उस स्टेज में अगर पेशेंट चला गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसकी जो पहली स्टेज है, कौन सी स्टेज है, एनाल्जेसिया, दूसरी एक्साइटमेंट, तीसरी सर्जिकल, और जो चौथी होती है मेडुला पैरालिसिस होती है। तो चलिए एक एक स्टेज को ध्यान से पढ़ते हैं। तो जब पहली जो हमारी एनाल्जेसिया स्टेज, इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनास्थेटिक। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स उसको देते हैं पेशेंट को एनास्थेटिक, तभी से ये स्टेज शुरू हो जाती है। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें लिखा है बिगिनिंग ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें शुरू हो जाता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, जो रिफ्लेक्स करते हैं, वो अभी भी नॉर्मल रहेंगे यहाँ पर। एंड फील ड्रीम लाइक कंडीशन, पेशेंट को ऐसा एहसास होगा कि वो कोई सपना देख रहा है। और इसमें क्या होता है, दर्द जो होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन। और जो दूसरी स्टेज है हमारी, दूसरी कौन सी स्टेज है, एक्साइटमेंट। इस स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट रहेगी उसकी जो सांस लेता है वो क्या इरेगुलर हो जाती है, कभी सांस लेगा कभी नहीं लेगा, तो वो क्या एक्साइटेड हो जाता है एकदम से। इसीलिए इस स्टेज का नाम है एक्साइटमेंट। इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट विथ अनकॉन्शियसनेस, वो थोड़ा बेहोशी की ओर बढ़ेगा, टू बिगिनिंग ऑफ इरेगुलर रेस्पिरेशन। इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा इसमें, पेशेंट में साउट, पेशेंट चिल्लाएगा, स्ट्रगल करेगा मूवमेंट करने के लिए, जो जबड़े उसके वो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, जो उसका टाइटली क्लोज्ड। जो उसका हार्ट रेट है, उसका ब्लड प्रेशर है, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा। और जो उसकी प्यूपिल है वो डायलेटेड, उसका साइज बढ़ने लगेगा। और इसमें क्या क्या होता है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगा, डेफिकेशन होगा, वो इनवॉलेंट्री तरीके से करेगा, ये उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करेगा। और इस जो ये वाली स्टेज होती है इसमें हम कोई भी सर्जरी नहीं करेंगे, इसमें डॉक्टर्स लोग सर्जरी नहीं करते हैं। तो इसमें यही लिखा है, नो ऑपरेटिव प्रोसीजर कैरिड आउट इन दिस स्टेज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है। तो हमारी जो नेक्स्ट है वो तीसरी स्टेज है, सर्जिकल एनास्थेसिया। तो आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक का अवॉइड करें, ये सिर्फ सर्जिकल एनास्थेसिया लिखा है।
तो ये हमारी मेन स्टेज होती है जिसमें हम सर्जरी करते हैं और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको कुछ प्लेन में बांट दिया गया है। तो इसमें यही लिखा है ऑल द सर्जिकल प्रोसीजर आर डन इन दिस स्टेज। तो इसमें 4 प्लेन्स होते हैं, तो जो प्लेन्स होते हैं वही पेशेंट में होता है। तो क्या क्या पेशेंट में होता है, एक होता है रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर। जैसा कि आपको बताया गया है जो स्टेज 2 है उसमें जो हमारी रेस्पिरेशन वो है क्या है, इरेगुलर है, लेकिन इसमें क्या होती है, रेस्पिरेशन हमारी रेगुलर हो जाती है। और आई क्या हो जाती है, पेशेंट की फिक्स्ड हो जाती है। और प्लेन 2 है उसमें लिखा है लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस। इसमें जो कॉर्नियल है, जो हमारी आँखें की, जो अभी आप नॉर्मल कंडीशन में आँखों में यदि कुछ चला जाता है तो हम क्या पलके झपकाते हैं, लेकिन जब इस स्टेज में पेशेंट आ जाता है तो उसको कोई भी एहसास नहीं होगा। तो वही लिखा है इसमें लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल। लेरेंजियल में एक होता है हमारा फूड पाइप होता है, एक एयर पाइप होता है। एयर पाइप में अगर आपका कुछ कचरा अगर चला जाता है तो आपको खांसी आएगी, हिचकी आएगी। लेकिन जब इस कंडीशन में पेशेंट चला जाता है और उसमें डॉक्टर्स लोग कुछ भी केमिकल वगैरह डाल के चेक करते हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी को बोलते हैं लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस। तो ये होता है प्लेन 2 में। और जो प्लेन 3 है वो होता है प्यूपिल स्टार्ट डायलेटिंग। जो प्यूपिल का जो साइज है वो क्या बढ़ने लग जाता है। एंड लाइट रिफ्लेक्सेस, अभी आपकी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम लाइट फेंकेंगे तो क्या होगा, उसमें हमें परेशानी होगी, लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो प्लेन 4 है उसमें क्या होता है, और जो प्लेन 4 है उसमें क्या होता है, डायलेटेड प्यूपिल, जो हमारा जो साइज बढ़ी हुई जो प्यूपिल है, और डिक्रीज मसल टोन। इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी मसल्स की रहती है टाइट रहती है, लेकिन जो बेहोश पेशेंट रहता है उसकी क्या रहती है, मसल्स थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। बीपी इसमें बिल्कुल, ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, तो वही लिखा है इसमें बीपी फॉल्स। और जो चौथी स्टेज होती है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें पेशेंट के लिए बहुत ही रिस्की होती है। तो इसमें वही लिखा है दिस स्टेज मस्ट बी अवॉइडेड अदरवाइज पेशेंट में बी डाइड। इस स्टेज को अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है पेशेंट की। इन दिस स्टेज मेडुला डिप्रेस, इस स्टेज में क्या होता है, मेडुला डिप्रेस हो जाता है। मेडुला डिप्रेस होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी सांस है, हमारी रेस्पिरेशन है, वो रुक जाती है, जिससे कि डेथ हो जाती है। तो उसमें वही लिखा है मेडुला डिप्रेस एंड लीड टू स्टॉप रेस्पिरेशन एंड देन डेथ। तो ये होता है। तो चलिए हम जनरल एनास्थेटिक के क्लासिफिकेशन पर बात करते हैं। क्या होता है क्लासिफिकेशन जनरल एनास्थेटिक का, तो 3 कैटेगरी है इसकी। एक तो होती है इनहेलेशन, जनरल इनहेलेशन एनास्थेटिक, इंट्रावेनस एनास्थेटिक, गैसियस एनास्थेटिक। तो इनहेलेशन में जो मेन चीज़ें मैंने वही मेंशन की है, आप देख लेना। एग्जांपल इन्फ्लुरेन होता है, हेलोथेन होता है, डिस्फ्लुरेन होता है, ईथर होता है। और इंट्रावेनस में भी जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने मेंशन किया है, थायोपेंटल सोडियम केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड डाइज़ापाम। और जो हमारा गैसियस होता है उसमें होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अब देख लेते हैं हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है हमारे जनरल एनास्थेटिक का। तो क्या होता है मेरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दिस ड्रग वर्क ऑन, ये ड्रग जो हमारी जो होती है जनरल एनास्थेटिक की, ये कहाँ पर काम करती है, CNS पर काम करती है। तो वही इसमें लिखा है दिस ड्रग वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड डिप्रेस, जो हमारे CNS को क्या करती है, डिप्रेस कर देती है ये ड्रग्स। एंड इंड्यूस स्लीप, ये हमें नींद लाती है। लॉस ऑफ पेन, जैसा कि ऊपर बताया गया, पेन सेंसेशन एंड अनकॉन्शियसनेस। तो ये बहुत ही सिंपल फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको समझा दिया है मैंने। अब पढ़ लेते हैं जो हमारी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड डोसेस ऑफ सम कॉमनली यूज्ड जनरल एनास्थेटिक। जो हमारे कॉमनली यूज़ करते हैं उनके इंडिकेशन मीन्स उपयोग, और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिनका उपयोग, जिनसे हमें बचाना चाहिए, वो देख लेते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनहेलेशन का। इनहेलेशन में आपका एक एग्जांपल दिया मैंने, हेलोथेन। इनहेलेशन में एक एग्जांपल थे हेलोथेन, उसका इंडिकेशन देखेंगे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल एनास्थेसिया इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनास्थेटिक एजेंट। इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, किसी भी अदर जो जनरल जो एनास्थेसिया उसके साथ कॉम्बिनेशन करके इसका उपयोग करते हैं हम। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग नहीं कर सकते, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन पेशेंट हैविंग इंट्राक्रेनियल हेमोरेज। जो पेशेंट को जो इंट्राक्रेनियल हेमोरेज है वहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। और जो डोज है इसका 2 से 3% इन ऑक्सीजन वेपर, 2 से 3% होगा ऑक्सीजन वेपर के साथ। और जो दूसरा है इसका हमारा इंट्रावेनस, उसमें मैंने एग्जांपल लिया है थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम का जो इंडिकेशन है कहाँ यूज़ करेंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल एनास्थेसिया इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनास्थेटिक एजेंट। इसका भी हम उपयोग जनरल एनास्थेसिया में ही करेंगे, इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनास्थेटिक एजेंट, किसी और एनास्थेटिक एजेंट के साथ इसका उपयोग करेंगे हम। तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं हम। तो क्या है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। प्रोलोंग अस्थमा,
इन लो ब्लड प्रेशर इन पोरफायरिया। उसका डोसेस क्या है, 2 से 5% सोल्यूशन फॉर IV। अब गैसेस का देख लेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड लिया है मैंने, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन सर्जिकल एनास्थेसिया। इसका भी हम उपयोग सर्जिकल एनास्थेसिया में करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अदर एनास्थेटिक एजेंट, किसी और अदर एनास्थेटिक एजेंट के साथ इसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं इसका, कहाँ कहाँ उपयोग नहीं करेंगे इसका हम। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसका, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वहाँ इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। इन प्रेगनेंसी, इन विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आपको समझ आएगा ये पढ़ के, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है। डोज देख लेते हैं, डोज इट शुड बी मिक्सड विथ एटलीस्ट 30% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये था हमारा जनरल एनास्थेसिया का टॉपिक, जिस पर हमने एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा है। अगर आपकी एग्ज़ाम या तो आपकी गोविट एग्ज़ाम हो या जो इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम होती है, सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।